हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। यह आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका पेपर कोड आपका होता है A145 या AB145। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 2023 में पूछे गए थे। साथ ही लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर भी देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करके जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपको आइडिया हो जाता है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सेक्शन ए में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें से सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2/4 अंक आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला भाग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसका आंसर है, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को क्रम में रखने का एक तरीका है, जिसका उपयोग उपभोक्ता की पसंद और व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, तटस्थता वक्र को परिभाषित कीजिए, यानी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है इंडिफरेंस कर्व को। तटस्थता वक्र को उदासीनता वक्र भी कहा जाता है, इंग्लिश में से इंडिफरेंस कर्व भी कहा जाता है। तो यह किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है, जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होती है, या उदासीन वक्र उसे कहते हैं जिसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिले। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट रेखा से क्या अभिप्राय है, यानी यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि यानी व्हाट इज मेंट बाय बजट लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता दो वस्तुओं के किन संयोगों को वास्तव में खरीद सकता है, यह बात उसकी मौद्रिक आय तथा वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों की सहायता से जो वक्र तैयार होता है, उसे हम बजट रेखा या कीमत रेखा या कुल व्यय की रेखा भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त मांग की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन जॉइंट डिमांड। इसका आंसर हो जाएगा, जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग की जाती है, तो ऐसी मांग को संयुक्त मांग यानी जॉइंट डिमांड कहा जाता है। जैसे कि पेन और स्याही, जब आप पेन खरीदते हैं तो उसके साथ स्याही आपको जरूर खरीदनी होती है, तो इसे ही संयुक्त मांग कहा जाता है। कभी भी पेन अकेला नहीं खरीदा जाता है, उसके साथ स्याही आपको जरूर खरीदनी पड़ेगी, तो इसलिए इसी को संयुक्त मांग कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत लागत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शुद्ध लाभ से क्या अभिप्राय है, यानी आपको बताना है कि नेट प्रॉफिट किसे कहा जाता है। इसका आंसर है, शुद्ध लाभ का अनुमान लगाने के लिए कुल लाभ में से आंतरिक लागतों, घिसावट और बीमा आदि का खर्च घटा दिया जाता है, तो आपको शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाता है। तो शुद्ध लाभ का अर्थ है किसी कंपनी के कुल आय यानी कुल रेवेन्यू में से सभी खर्चों यानी एक्सपेंसेस को, जैसे कि संचालन लागत, ब्याज और कर को घटाने के बाद जो बचा हुआ लाभ होता है, उसे ही नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, औसत आगम की व्याख्या कीजिए, यानी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। तो औसत आगम यानी एआर, एआर का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू। कुल आगम का वस्तु की मात्रा से अनुपात को औसत आगम कहा जाता है, यानी औसत आगम को उत्पाद की कीमत भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फर्म द्वारा बेची गई प्रति इकाई उत्पाद का आगम औसत आगम है। औसत आगम को आप औसत से ही समझ सकते हैं कि
यहाँ पर लिखा गया है कुल आगम यानी टोटल रिवेन्यू वस्तु की मात्रा से अनुपात को, यानी जब आप टोटल रिवेन्यू को वस्तु की मात्रा के अनुपात में रख देंगे या उसे बटे में रख देंगे तो जो प्राप्त होता है उसे ही औसत आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सीमांत आगम उत्पादकता की व्याख्या कीजिए, यानी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी जिसे एमआरपी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सीमांत आगम उत्पादकता जिसे मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी यानी एमआरपी कहा जाता है का अर्थ है किसी अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि जो कि किसी भी साधन जैसे कि श्रम या पूंजी को एक अतिरिक्त इकाई के रूप में उपयोग करने से प्राप्त होती है। मान लीजिए कि एक कंपनी को एक अतिरिक्त मजदूर काम पर रखने से 10 यूनिट का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है, तो हम इसे मान लेंगे एमपी इक्वल हो जाएगा 10 के। एमपी का मतलब मार्जिनल प्राइस। और मान लीजिए कि इन 10 यूनिट को बेचने से कंपनी को 20 रुपए का अतिरिक्त आय प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे एम आर इक्वल हो जाएगा 20, यानी उस मजदूर की जो मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी होगी वह हो जाएगी 20 गुना 10, तो ये इक्वल हो जाएगा 200 रुपए के। तो इस प्रकार से आप एमआरपी निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता की दो विशेषताएं होती है। पहली इसकी विशेषता होती है कि क्रेता व विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। यहाँ बड़ी संख्या से तात्पर्य किसी निश्चित संख्या से नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि संख्या इतनी अधिक है कि कोई भी एक क्रेता या विक्रेता अपनी क्रियाओं द्वारा मूल्यों को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बाद जो दूसरी इसकी विशेषता है वह है एक समान वस्तुएं, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में एक उद्योग की सभी फर्म पूर्णतः एक रूप की वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं रंग रूप गुण एवं वजन में बिल्कुल एक सी होती है और उनमें कोई भी अंतर नहीं होता, क्योंकि फर्में अविभेदित यानी एक समान वस्तुओं का उत्पादन कर रही है और बाजार मूल्य भी एक जैसा होगा। कोई भी फर्म बाजार मूल्य से कम या अधिक नहीं हो सकती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूर्ति के नियम की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। इसका आंसर है पूर्ति का नियम यानी लॉ ऑफ सप्लाई। यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी आपूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। जब कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति भी बढ़ती है और जब कीमत घटती है तो आपूर्ति भी घटती है। पूर्ति के नियम को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, उत्पादक का उद्देश्य सदैव अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह वस्तु को दी हुई लागत दशाओं में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है। पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहते हुए किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति में भी कमी होती है। इस प्रकार कीमत और विक्रय की जाने वाली वस्तु की मात्रा में प्रत्यक्ष या सीधा संबंध पाया जाता है। पूर्ति के नियम को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जितनी कीमत अधिक होती है उतनी ही पूर्ति अधिक होती है और जितनी कीमत कम होती है उतनी ही पूर्ति कम होती है। पूर्ति का नियम मांग के नियम की भांति एक गुणात्मक कथन यानी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, न कि परिमाणात्मक कथन यानी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह पूर्ति में केवल परिवर्तन की दिशा को बताता है, न कि पूर्ति में परिवर्तन के परिमाण को। पूर्ति का नियम यह नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति कितनी मात्रा में कम अथवा अधिक होगी। संक्षेप में कह सकते हैं कि पूर्ति का नियम यह बताता है कि पूर्ति और कीमत एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि पूर्ति का परिवर्तन अनुपातिक हो। इसके बाद यहाँ पर खंड बी सी डी और ई आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक खंड में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से आपको एक का ही उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7.5 अंक दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर खंड बे देख लेते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था। संतुलन की धारणा से आपका क्या अभिप्राय है? आर्थिक विश्लेषण में संतुलन के महत्व को समझाइए। यह अथवा में पूछा गया है, यानी इनमें से आपको एक का ही उत्तर देना है। उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के संबंध की चित्र सहित विवेचना कीजिए। सेक्शन से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सम सीमांत उपयोगिता नियम की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए अथवा उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए। पैमाने के प्रतिफल के नियम की व्याख्या कीजिए। सेक्शन डी है अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? बाजार के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए अथवा एकाधिकार को परिभाषित कीजिए। एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य व उत्पादन के निर्धारण की व्याख्या कीजिए।
सेक्शन ई आ जाता है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए अथवा लगान के आधुनिक सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये था आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको एग्जाम में जाने से पहले प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर सोल्व करके जरूर जाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।